हाँ बच्चों, आज मैं शेष पुस्तकों के विषय में और विदेशी यात्रियों के विषय में और शाही फरमान व पत्र के विषय में कुछ चर्चा करूँगा। तो आज पहली पुस्तक हम लेते हैं जो तारीख ए फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही के विषय में बताऊंगा। ये जो रचना है इसको जिया उद्दीन बर्नी, इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी एक अभिजात वर्ग के आलिम थे और इन्होंने 1265 ईस्वी से यानी बलबन के राज्यकाल में इन्होंने इतिहास लिखना आरंभ किया था और 1357 ईस्वी तक अर्थात फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रथम 6 वर्ष तक इन्होंने इतिहास लिखा। इस प्रकार से इन्होंने 10 सुल्तानों के राज्यकाल को देखा। अब 10 सुल्तान कौन कौन से थे? एक तो बलबन ही हैं, दूसरे कैकुवाद हैं, कयूमर्श हैं और कयूमर्श के बाद जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अंत में हैं आपके फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरीके से 10 सुल्तानों के राज्यकाल को देखा। ये इनमें धार्मिक संकीर्णता थी और हिंदुओं के विषय में काफ़ी कुछ इन्होंने रोषपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको हम एक श्रेष्ठ इतिहासकार मानेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। इसके बाद जो है अगली पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी फतवा ए जहांदारी ये पुस्तक भी इन्हीं की है, अर्थात जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी की ये भी पुस्तक है। इस पुस्तक में इनका राजनीतिक चिंतन झलकता है। ये अभिजात वर्ग को ही पसंद करते हैं कि अभिजात वर्ग ही जो है शासन करने के योग्य होता है और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो शासन करने के योग्य नहीं होते हैं। एक इस्लामी राज कैसा होना चाहिए, एक सुल्तान के क्या कर्तव्य हैं, उनके विषय में जो है ये बताते हैं। उनके विभिन्न अधिकारियों के विषय में बताते हैं और विभिन्न विभागों के विषय में बताते हैं। तो इसमें जो है, इस पुस्तक में जो है इन्होंने इनका एक तरीके से राजनीतिक चिंतन झलकता है। इसके बाद अगली पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इसके रचनाकार हैं शम्स ए सिराज अफीफ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक पुस्तक है तारीख फिरोज शाही जिसके रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी, और उसी नाम की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही जिसके हैं शम्स सिराज अफीफ। बात सही है, एक ही नाम की पुस्तकें हैं और अलग अलग लेखक हैं। अंतर केवल इस बात का है
कि जहाँ पे ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों तक का इतिहास इस पुस्तक में लिखा है, वहीं पर इस तारीख़ फिरोज़शाही में शम्स सिराज अफीफ ने फिरोज शाह के पूरे राज्यकाल का वर्णन किया है। पूरे राज्यकाल का वर्णन किया है। उनके उत्तराधिकारियों का भी इसमें उन्होंने वर्णन किया है। इसमें हम ये देखें कि जो बलबन है, कैकुबाद है, कयूमर्श है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, इनका विषय में नहीं लिखा गया, क्योंकि इसमें शम्स सिराज अफीफ ने इस तारीख़ फिरोज़शाही में फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के विषय में लिखा है, उनके उत्तराधिकारियों के विषय में लिखा है। तो इस तरीके से ये अंतर है जो कि आपको समझना है कि तारीख़ फिरोज़शाही में क्या है, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा जो मैंने अभी बताया, और इस तारीख़ फिरोज़शाही में शम्स सिराज अफीफ ने क्या लिखा। शम्स सिराज अफीफ ने इस अपने तारीख़ फिरोज़शाही को इस तारीख़ फिरोज़शाही यानी ज़ियाउद्दीन बर्नी की फिरोज़शाही की पूरक माना है, क्योंकि इस तारीख़ ज़ियाउद्दीन बर्नी की जो तारीख़ फिरोज़शाही है उसमें फिरोज शाह तुगलक के पहले के शासकों के विषय में जो है वृत्तांत दिया हुआ है बलबन से लेकर के, लेकिन इसमें जो है केवल फिरोज शाह तुगलक और उनके उत्तराधिकारियों के विषय में लिखा गया। इसलिए शम्स सिराज अफीफ ने कहा कि ये जो मेरी तारीख़ फिरोज़शाही है वो बर्नी की तारीख़ फिरोज़शाही की क्या है, पूरक है। इन्होंने तारीख़ शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक को फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के बाद लिखी है, अर्थात ये एक प्रमाणिक पुस्तक है जिसमें ये यानी शम्स सिराज अफीफ फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल का वास्तविक चित्र उपस्थित करना चाहते थे। अब अगली पुस्तक के विषय में मैं चर्चा करूँगा, वो है फतूहात ए फिरोज़शाही। फतूहात ए फिरोज़शाही, इसके जो रचनाकार हैं फिरोज शाह तुगलक हैं। यानी ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की क्या है, आत्मकथा है जिसको इन्होंने खुद लिखा है। फिरोज शाह तुगलक अपने को एक आदर्श सुल्तान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक आदर्श सुल्तान के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है वो जो है इस पुस्तक में जो है वो दिखाना चाहते हैं। एक आदर्श इस्लामी सुल्तान। तो इन्होंने किया क्या है अपने राज्यकाल में, इन्होंने अपने राज्यकाल में इस्लाम के अनुसार जो कर निश्चित किए गए हैं उन्हीं करों को लगाया है। दूसरी बात, इन्होंने जो इस्लाम विरुद्ध जो कार्य हैं उनको करने से रोका है। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया है। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इसके पहले किसी ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, उसका कारण इन्होंने ये बताया कि ये कुफ्र है, यानी कि हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक हैं, इसलिए इनके ऊपर जजिया कर लगाओ। तो ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने जजिया कर लगाया। अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़वाया,
बलात् यानी ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया हिंदुओं को, या और साथ ही साथ इन्होंने प्रलोभन भी दिया कि आप जैसे भी आ सकते हो, हमारे कुछ देने से या इस्लाम धर्म स्वीकार करने से आप अगर आ सकते हैं तो आप आइए। बहुत से इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि बहुत से हिंदू इस्लाम धर्म को स्वीकार किए। तो इस तरीके से एक अपने को जो है एक आदर्श सुल्तान के रूप में जो है ये इस्लामी सुल्तान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, और उस के संबंध में जो इन्होंने कार्य किया वो सारी बातों को इन्होंने अपनी इस तारीख़ फतुहात फिरोज़ शाही में जो इन्होंने इसको लिखा है। अर्थात ये जो ग्रंथ है फतुहात फिरोज़ शाही, ये फिरोज़ शाह तुगलक के राज्यकाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब मैं अगली पुस्तक के विषय में चर्चा करूँगा, वो है तारीख़ ए मुबारक शाही। तारीख़ ए मुबारक शाही। इस पुस्तक को रचने का श्रेय है याहया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही को लिखने का जो श्रेय है वो याहया बिन अहमद सरहिंदी को है। ये सैयद शासक मुबारक शाह के समकालीन हैं और उन्हीं के संरक्षण में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। ये 1434-35 में, कब 1434-35 ईस्वी में इस पुस्तक को जो है इन्होंने लिखा था। अर्थात ये जो तारीख़ मुबारक शाही है, इसमें सैयद वंश के सुल्तानों का इतिहास है, सैयद शासकों का इतिहास है। इसके बाद पश्चात मैं अगली पुस्तक के विषय में चर्चा करूँगा, मलफूजात ए तैमूरी। मलफूजात ए तैमूरी ये तैमूर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है, और इस पुस्तक से ये ज्ञात होता है कि भारत में तैमूर का जो आक्रमण हुआ है वो कैसे हुआ, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। अगली पुस्तक है, अगले पुस्तक के रूप में मैं यहाँ पर लोदी शासकों के स्रोत के रूप में बात करूँगा कि लोदी शासकों का जो स्रोत है, इन लोदी शासकों के विषय में जो है कहाँ से जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे मैं अब बात ये बताऊँगा कि लोदी शासक कौन थे। लोदी शासक अफ़गान शासक थे। तो अफ़गान इतिहासकारों ने अफ़गानों के गौरव की गाथा कुछ लिखना चाहते थे, उनके गौरव का गुणगान करना चाहते थे। तो इसलिए जो है उन्होंने ये जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं कि जिससे जो है अफ़गानों के गौरव का जो है कुछ
गौरव के विषय में जो है कुछ लिखा जाए, उनके विषय में कुछ जानकारी समाज में पहुँचे। तो इस श्रेणी में 4 पुस्तकों की चर्चा मैं करूँगा। इसमें एक है कि नंबर 1 में यहाँ पर मैं वाक़ियात ए मुस्ताकी वाक़ियात ए मुस्ताकी पुस्तक की चर्चा करूँगा। वाक़ियात ए मुस्ताकी के जो लेखक हैं वो हैं रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक हैं रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। कौन हैं? रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। रिज़कुल्लाह मुस्ताकी इन्होंने इस पुस्तक में यानी वाक़ियात ए मुस्ताकी में सभी अफ़गान शासकों के विषय में लिखा है। अगली पुस्तक की मैं चर्चा करूँगा। लोदी शासकों के ऐतिहासिक ग्रंथों के विषय में या साहित्य के विषय में तारीख ए सलातीन ए अफ़गाना तारीख ए सलातीन ए अफ़गाना, इस पुस्तक को लिखने का जो श्रेय है वो है अहमद यादगार को। इस पुस्तक को लिखने का श्रेय है अहमद यादगार को। और इन्होंने बहलोल लोदी, इस पुस्तक में इन्होंने बहलोल लोदी के शासनकाल से लेकर के पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की मृत्यु तक का वर्णन दिया है। तीसरी पुस्तक है मखज़ान ए अफ़गाना। इस पुस्तक को जहांगीर के शासनकाल में नियामतुल्लाह ने लिखा था। और एक पुस्तक है तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी की रचना जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल्ला ने की थी। किसने की थी? अब्दुल्ला ने की थी। इन पुस्तकों से अफ़गान शासकों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अब मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा जो विदेशी यात्री आए हैं। तो विदेशी यात्री आए हैं, उनके आने से उन्होंने जो लिखा है उनके लिखने से जो है कैसा क्या ज्ञान प्राप्त होता है मध्यकाल के इतिहास का।
तो उन यात्रियों के विषय में मैं चर्चा करूँगा। तो विदेशी यात्रियों के विषय में, विदेशी यात्री, एक चर्चा करूंगा मार्को पोलो की। मार्को पोलो, मार्को पोलो 1274 ईस्वी में चीन गए थे और ये वेनिस नगर के रहने वाले थे, यानी इटली के रहने वाले थे। जब ये वापस लौटे तो ये भारत भी आए और भारत में इन्होंने पूर्वी तट और पश्चिमी तट की यात्रा की। भारत के अंदर नहीं गए ये, और जो कुछ इन्होंने जाना उसी के आधार पर भारत का जो आंतरिक व्यापार है, जो बाह्य व्यापार है, यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, खान पान है, उसके विषय में इन्होंने लिखा है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो मार्को पोलो का यात्रा। कौन सी पुस्तक लिखी है? एक मार्को पोलो का यात्रा, मार्को पोलो का यात्रा, ये जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? और इससे जो है ये काफ़ी विख्यात हुए। अगली जो यात्री हैं वो हैं इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता ये मोरक्को के रहने वाले थे, अरब यात्री थे। और 1333 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में भारत आए। मोहम्मद बिन तुगलक की माँ ने इनका स्वागत किया था। ये दिल्ली के काजी भी रहे 8 साल तक। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक जो है नाराज़ हो गए इनसे और इनको इस पद से हटा दिया। बाद में इन्हें चीन का राजदूत बनाकर भेजा, लेकिन ये चीन फिर नहीं गए और सीधे मोरक्को चले गए। मोरक्को में मोरक्को के सुल्तान के यहाँ ये 25 वर्ष तक रहे और उन्हीं के आदेश पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक का नाम है क्या? रहला। उस पुस्तक का नाम है रहला। अब बात आती है कि रहला ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। किस बात के लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं के विषय में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। और ये प्रमाणिक पुस्तक है, क्योंकि इब्न बतूता को मोरक्को में मोहम्मद बिन तुगलक से कोई डर नहीं था कि मोहम्मद तुगलक जो है कुछ अगर उनके विषय में गलत लिख देंगे तो मोहम्मद तुगलक उन्हें परेशान करेंगे। क्योंकि जब डर नहीं तो फिर जो जानकारी है, जो अंतरात्मा कहती है, वो इन्होंने उस पुस्तक में लिखा। और अगले जो यात्री हैं वो हैं अथानासियस। अथानासियस निकितिन, निकितिन, अथानासियस निकितिन। अथानासियस निकितिन ये 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये रूसी यात्री थे। भारत में व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आए थे और बहमनी राज की राजधानी बीदर के विषय में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। ये विजयनगर साम्राज्य नहीं गए, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के विषय में भी इन्होंने लिखा और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक का नाम क्या है? 3 समुद्रों। 3 समुद्र, 3 समुद्र पार
का सफ़रनामा, 3 समुद्र पार का सफ़रनामा, इस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी और ये काफ़ी फेमस हुए। अब मैं अगले यात्री के विषय में बताऊंगा, वो हैं अब्दुल रज़्ज़ाक़। अब्दुल रज़्ज़ाक़ को ईरान के सुल्तान ने अपना राजदूत बना करके भेजा था। कहाँ? विजयनगर शासक के यहाँ। और विजयनगर शासक में उस समय जो शासक थे 1400 देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। इनका जो शासन काल था 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी, ये इनका राज्यकाल था। और ये जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ आए, ये 1442 ईस्वी में आए और 1443 ईस्वी तक ये रहे। अब स्वाभाविक है कि ये एक राज्य में रहेंगे, वहाँ की राजधानी में रहेंगे, शासक के दरबार में रहेंगे। तो इन्होंने राजा के जो नित्य क्रियाकर्म हैं उनके विषय में, प्रशासन के विषय में, और जो अधिकारी हैं, विभाग हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, राजनीति है, इसके विषय में जो है इन्होंने लिखा। और अगले यात्री हैं निकोलो कोंटी। ये आए हैं यहाँ पे 1500 ईस्वी और 1502 ईस्वी, यानी 1500 से 1502 ईस्वी एडी के बीच में आए हैं। ये भी वेनिस नगर के रहने वाले थे, यानी इटली के रहने वाले थे। और इन्होंने समुद्र का सहारा लेते हुए, यानी समुद्र से जो है ये आए हैं और भड़ौच में उतरे। भड़ौच से ये विजयनगर साम्राज्य गए, उनकी यहाँ की राजधानी में गए। ये और इनकी पत्नी भी थी, इनकी दोनों लोग यहाँ पे आए थे। और इन्होंने वहाँ पर जो देखा, वो जो भी देखा उसके विषय में लिखा। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो उससे जो है विजयनगर साम्राज्य के विषय में जो है बहुत ही सही जानकारी मिलती है। इन्होंने जो सती प्रथा उस समय प्रचलित थी, इन्होंने सती प्रथा का आंखों देखा हाल वर्णन किया है। इसके पश्चात मैं अगले जो यात्री हैं डोमेंगो पेज, इनका भी जो समय है 1500 से 1502 ईस्वी का है। और ये पुर्तगाली यात्री थे और उस समय पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क को भटकल का किला, भटकल के किले के दुर्गीकरण, किलेबंदी के विषय में जो है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने जो है अनुमति प्रदान की थी। किसको? पुर्तगाली शासक अल्बुकर्क को। तो इसी संबंध में जो है ये डोमेंगो पेज जो है आए थे और इन्होंने कृष्णदेव राय के विषय में और वहाँ के प्रशासन के विषय में, समाज के विषय में जो है
इन्होंने लिखा। अगले जो यात्री हैं वो हैं डुवर्टो बारबोसा। ये 1508-9 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने कालीकट नगर का विवरण दिया है। ये भी पुर्तगाली यात्री थे। और इसके बाद एक अगले यात्री आए हैं फेरनाओ नूनिज। ये अगले यात्री हैं। ये भी पुर्तगाली यात्री हैं। ये 1530 ईस्वी में भारत आए थे। इन्होंने दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के विषय में लिखा है। के विषय में लिखा है। और जो इन्होंने लिखा है इसी वृत्तांत के आधार पर सेवल महोदय ने एक पुस्तक लिखी है ए फॉरगॉटन एम्पायर। अब इस ए फॉरगॉटन एम्पायर में सेवल महोदय ने फेरनाओ नूनिज के वृत्तांत को आधार बनाया है। यानी इसी आधार पे जो है सेवल महोदय ने ए फॉरगॉटन एम्पायर में लिखा है। और एक अगले जो यात्री हैं वो हैं टॉम पायर्स। ये 16वीं शताब्दी में टॉम पायर्स 16वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आए थे। ये यूरोपीय यात्री थे और इन्होंने मलक्का और खंभात की खाड़ी, कहाँ? मलक्का एवं खंभात की खाड़ी से होने वाले व्यापार के संबंध में लिखा है। तो इस तरीके से ये विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में मैं चर्चा करूंगा। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन पे मैं चर्चा करूंगा। एक पुस्तक है अस्मी बुरंजी पुस्तक अहोम भाषा में लिखी गई है और ये असम के इतिहास की जानकारी देती है। यानी असम के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरी पुस्तक है आमुक्त माल्यद। इस पुस्तक को कृष्णदेव राय ने लिखा था। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, आमुक्त माल्यद को, और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और एक पुस्तक है
रियाज उल इंसा। रियाज उल इंसा, ये जो रियाज उल इंसा है, इसमें बहमनी साम्राज्य के वज़ीर महमूद गावा, किसके? महमूद गावा महमूद गावा के पत्रों का संकलन है इसमें। और एक पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, राज तरंगड़ी। ये पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको कल्हड़ ने लिखा था, और इसमें कश्मीर के इतिहास, किसकी? कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये तो पुस्तकें हैं, और अब इसके बाद मैं चर्चा करूँगा आज मैं साहित्यिक स्रोत के विषय में पूरी बात अपनी कह दूंगा। एक बात शेष रह रही है, उसके विषय में भी जानकारी ले लें। शाही फरमान व पत्र। अब ये क्या होते हैं शाही फरमान व पत्र? जो मध्य काल के राजा हैं या सुल्तान हैं, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, प्रांतीय जो उनके सूबेदार हैं उनको, या विदेशी शासकों को जो फरमान भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, उनसे उस काल के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है, इन शाही फरमान और पत्र जो प्राप्त हुए हैं। तो इससे भी मध्यकाल के इतिहास को लिखने में मदद मिलती है। यह मैं यहाँ पर विशेष रूप से कहूँ, क्योंकि सल्तनत काल की बात चल रही है, तो सल्तनत काल के इतिहास को लिखने के ये स्रोत हैं। सल्तनत काल के इतिहास लिखने में जो है मदद मिलती है। इस चैप्टर का जो शेष भाग है, या मैं ये कहूँ कि जो पुरातात्विक सामग्री है, उसके विषय में मैं अगले वीडियो में जो है चर्चा करूँगा। और तब तक आप इन वीडियो को देखें और इनसे ज्ञान प्राप्त करें। और मैं समझता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अच्छा से अच्छा आपको मैं दूँ, और मेरा प्रयास होगा कि मैं जितना भी अच्छा दे सकता हूँ वो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा।